तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 17 असेसमेंट प्रोसीजर। तो इस चैप्टर में हमें पता चलेगा कि हम किस बंदों के लिए रिटर्न फाइल कर सकते हैं और किन बंदों के लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। ठीक है जी, मैंडेटरी फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न। उसके बाद आइडेंटिफाई करना और रिकॉल करना कि ड्यू डेट्स कब है रिटर्न फाइलिंग की। उसके बाद आपको कंप्रीहेंड करनी है प्रोविजन एप्लीकेबल बिलेटेड रिटर्न, यानी कि आपको देखना है कि कब बिलेटेड रिटर्न गई है, कब रिवाइज रिटर्न भेजनी है, कब डिफेक्टिव रिटर्न भेजनी है। स्टैट्यूटरी प्रोविजन रिलेटेड टू द स्पेशल ऑडिट, तो हमें ये सब पता चलेंगे, असेसिंग ऑफिसर की प्रोविजन पता चलेंगी। एप्रिशिएट करना है प्रोसीजर फॉर असेसमेंट एंड सेल्फ असेसमेंट एंड समरी असेसमेंट, सिक्योरिटी असेसमेंट और बेस्ट जजमेंट, तो हमें ये सब यहाँ पे पता चलेगा। सर्कमस्टांसेस जहाँ पे असेसिंग ऑफिसर कैन इशू नोटिस, तो यहाँ पे नोटिस की बात करेगा कि कब असेसिंग ऑफिसर नोटिस इशू कर सकता है। ठीक है जी, और टाइम लिमिट बताएगा कि कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट कब तक हो सकती है। एप्रिशिएट करेगा रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, अगर कोई भी रिकॉर्ड में कोई भी मिस्टेक हुई है तो। ठीक है जी, ये फटाफट हम चलते चले जाएंगे। उसके बाद ये बात आती है, कहता कि रिटर्न ऑफ इनकम, कहता है इनकम टैक्स एक्ट बताता है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है। रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो एक डिक्लेरेशन है बाय एसेसी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में। तो रिटर्न ऑफ इनकम होती क्या है कि एक डिक्लेरेशन है जिसमें आपको पता चलेगा कि एसएससी जो है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में दे सकता है। तो कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम सेक्शन 139 क्या बताता है, कहता है कहाँ पे कंपलसरी है आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो इट इज कंपलसरी फॉर कंपनीज, कहता है कंपनीज फर्म्स टू फाइल रिटर्न फॉर द रिटर्न ऑफ इनकम और द लॉसेज फॉर द एवरी प्रीवियस ईयर। कहता जरूरी नहीं है कि रिटर्न ऑफ इनकम ही भरनी है, अगर आपको लॉसेज हो रहे हैं तब भी जरूरी है। ऑन और बिफोर ड्यू डेट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, कहता कोई भी पर्सन अदर देन द कंपनी और फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑन और बिफोर ड्यू डेट इज मैंडेटरी अगर उसकी टोटल इनकम और टोटल इनकम ऑफ अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इज असेसिबल ड्यूरिंग द एक्सीड द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो कई लोग मेरे को कहते हैं कि अगर हमारा इस बारी टैक्स का रिफंड नहीं है तो इसमें इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो सेक्शन 139 क्या कहता है, मैंडेटरी फाइलिंग जिनकी टैक्स स्लैब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अगर ऊपर है अगर कोई भी, तब भी आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। रिटर्न ऑफ इनकम और लॉसेज फॉर द प्रीवियस ईयर इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड वेरीफाइड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर और ऑन और बिफोर ड्यू डेट हैज टू बी फाइल्ड बाय एवरी पर्सन बीइंग अ रेजिडेंट अदर देन नॉन रेजिडेंट within the meaning of section 6 subsection 6 who is not required to furnish a return under section 139 if such person at during the time hold a beneficial। इसका मतलब क्या कहता है कि रिटर्न जो है कोई भी लॉस या इनकम की वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होगी और वेरीफाई भी उसी तरीके की होगी जो ड्यू डेट से पहले होगी, और चाहे वो रेजिडेंट है, चाहे वो रेजिडेंट हो, चाहे वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, तो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। ठीक है जी, तो टाइम लिमिट क्या है, होल्ड्स कहता है अगर कोई बेनिफिशियल ओनर है या अदरवाइज कोई भी एसेट जो इंडिया के बाहर लोकेटेड है और उसकी साइनिंग अथॉरिटी भी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है। ठीक है जी, और बेनिफिशियरी ऑफ द एसेट है कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। कहता कि कोई भी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कोई भी बेनिफिशियल ओनर जिसने कोई भी एसेट, बेनिफिशियल ओनर जिसने कोई भी एसेट होल्ड कर रखी हो, चाहे वो बाहर ही हो, चाहे वो कंट्री के बाहर ही हो, ठीक है जी, आउट ऑफ कंट्री हो, तब भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। ठीक है जी, हाउएवर एन इंडिविजुअल बीइंग बेनिफिशियरी ऑफ एन एसेट इन द एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न वेयर द इनकम इफ एनी अराइजिंग इंक्लूडेबल इन द इनकम टैक्स ऑफ द पर्सन रिलेटेड टू द अबव। कहता कोई भी इंडिविजुअल है बीइंग अ बेनिफिशियरी ऑफ एसेट और वो आउटसाइड इंडिया है, कहता इंडिविजुअल, अब इंडिविजुअल जो है वो आउटसाइड इंडिया है, ही इज आउटसाइड इंडिया, तो उसके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं मीनिंग ऑफ बेनिफिशियल ओनर। तो बेनिफिशियल ओनर है कौन? बेनिफिशियल ओनर कोई भी एक इंडिविजुअल है जिसने प्रोवाइड करा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंसिडरेशन फॉर द एसेट, मतलब उसको खरीदने के लिए उसने कंसिडरेशन प्रोवाइड करा है ताकि उसको फ्यूचर या इमीडिएट बेनिफिट हो सके, चाहे वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हिमसेल्फ या किसी और पर्सन से। बेनिफिशियरी कोई भी इंडिविजुअल हु derives benefit from the asset from the previous year and the consideration for the asset has been provided by any person other than such beneficiary। तो कहता कि अगर कोई भी इंडिविजुअल, बेनिफिशियरी कौन है, जिसको बेनिफिट हुआ है, इन्वेस्टमेंट बेनिफिशियल ओनर ने करा है, ठीक है जी, अदर देन बेनिफिशियरी आपको उसके ऊपर इनकम मिल रही है, बेनिफिशियर को सिर्फ इनकम मिल रही है। ठीक है जी, तो रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न एज पर द 4th and the 5th प्रोविजो टू द सेक्शन 139, कहता अ रेजिडेंट अदर देन नॉन रेजिडेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 who is not required to furnish a return under section 139 who at the time during the previous year, कहता किन किन को
किनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, वो इन बंदों को है। ए, होल्ड अ बेनिफिशियल ओनर, अदरवाइज एनी एसेट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इज लोकेटेड आउटसाइड, हैज साइनिंग अथॉरिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, beneficiary of asset financial interest in the located outside India. However, any income arising from such asset includable in the hand of such person specified in accordance with the provision of this act, any individual being beneficiary of an asset is not required to return file. वो क्या कहना चाह रहा है, कहता है कि इन बंदे कोई भी बेनिफिशियल ओनर है जो बाहर है, आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, ठीक है जी, और कोई भी जिसकी साइनिंग अथॉरिटी जो है वो भी आउटसाइड इंडिया है, ठीक है जी, साइनिंग अथॉरिटी भी इंडिया है, वो खुद भी बेनिफिशियल ओनर भी आउटसाइड इंडिया है। कोई भी बेनिफिशियल ओनर के अलावा जिसको बेनिफिट मिल रहा है वो भी आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। और ये साथ में क्या कर रहा है, कोई भी इनकम उस एसेट से अराइज हो रही है जो कि ये पार्ट ए के अंडर है, यानी कि बेनिफिशियल ओनर या जो सिग्नेटरी अथॉरिटी है वो कोई भी इंडिविजुअल है या उसका कोई बेनिफिशियरी एसेट है, सच एसेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल इनकम। कोई भी इंडिविजुअल है, ठीक है जी, और जो बेनिफिशियरी ऑफ सच एसेट है, ठीक है जी, तो इनकम जहां पे इनकम अराइज हो रही है और वो जो एसेट है वो वाली एसेट इन द हैंड्स ऑफ पर्सन स्पेसिफाइड इन ए, यानी कि बेनिफिशियल ओनर के हाथ में ही हो रही है, तो बेनिफिशियरी को रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है। यानी कि इफ बेनिफिशियल ओनर के हाथ में टैक्सेबल है तो बेनिफिशियरी को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। तो बेनिफिशियरी को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। क्या ये बात समझ आती है? चले आगे। उसके बाद ऑल सच पर्सन मेंशन इन 1 to above ऑन और बिफोर ड्यू डेट रिटर्न फाइल करेंगे प्रीवियस ईयर में इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड द प्रिस्क्राइब मैनर, जो भी उनके पर्टिकुलर्स हैं वो सारे बताएंगे। एवरी पर्सन, कोई भी पर्सन, वो कहता है कोई भी पर्सन जो कि इंडिविजुअल है या HUF है या AOP है या BOI है या आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसकी टोटल इनकम और टोटल इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट हुज असेसिबल इनकम इन द प्रीवियस ईयर विदाउट गिविंग इफेक्ट, मतलब एग्जम्पशन के बिना, विदाउट एग्जम्पशन, जो कैपिटल गेन्स के अंडर जो एग्जम्पशन आती हैं 54, 54B, 54D, 54 ECF, GA, GB, कैपिटल गेन्स और अदर डिडक्शन अंडर एक्सीड द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, चाहे उसके बाद आपके पास टैक्सेबल ना भी रही हो, ठीक है जी, डिडक्शंस के बाद आपकी इनकम के ऊपर टैक्स ना भी लगना हो, तब भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, रिटर्न फाइल मैंडेटरी है, ठीक है जी। अब बात करते हैं, कहता कि असेसमेंट ईयर 2021 के लिए असेसमेंट ईयर, यानी कि जो 31 मार्च 19 के लिए जो ईयर एंड हो रहा था उसके लिए बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट थी 2.5 लाख। अब 2.5 लाख से ऊपर अगर कोई भी इंडिविजुअल है, HUF है, AOP, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए 3 लाख थी। रेजिडेंशियल इंडिविजुअल यानी कि 60 ईयर से अबव है, सीनियर सिटीजन के लिए वो थी 5 लाख की, और जो 3 लाख की थी सीनियर सिटीजन के लिए और 5 लाख की सुपर सीनियर सिटीजन जो 80 ईयर्स के अबव है, ठीक है जी। दीज अमाउंट्स डिनोट द लेवल ऑफ टोटल इनकम विच इज अराइव्ड आफ्टर क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर 54 EC 54 इन द कैपिटल गेन्स and the admissible deduction under the capital. However, the level of total income to be considered for the purpose of filing of return of income is before claiming. तो रिटर्न फाइल करने के लिए जो एग्जम्पशन लिमिट से पहले, यानी कि ये एग्जम्पशन से पहले हम कंसिडर करेंगे, बिफोर एग्जम्पशंस हम इनकम कैलकुलेट करेंगे, और टैक्स पे करने के लिए फॉर टैक्स पेमेंट आफ्टर, हम अमाउंट कौन सी करेंगे, आफ्टर डिडक्शंस, ठीक है जी। तो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी किन के लिए, जिन्होंने बिफोर ये एग्जम्पशन लिमिट आपने ये 2.5 लाख की या 3 लाख की या 5 लाख की जो स्लैब रेट है वो एक्सीड कर लिया, बट टैक्स किनको पे करना है, जिन्होंने ये टैक्स के लिए अमाउंट कैलकुलेट कौन सी होगी, सारी डिडक्शन वाली। कहता कोई भी अदर देन अ कंपनी और अ फर्म हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश डिटेल अंडर 139 वुड हैव टू फाइल रिटर्न इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ द मैनर on or before due date for the previous year for such person who has deposited an amount aggregate of total exceeding 1 crore
और इन 1 और मोर देन करंट अकाउंट्स मेंटेनिंग इन द बैंक अकाउंट और द, यानी कि 1 करोड़ से ऊपर से डिपॉजिट इन द करंट अकाउंट। 1 करोड़ से ऊपर अगर एक साल में पैसा डिपॉजिट करा तब भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो 1 करोड़ से ऊपर अगर रिटर्न फाइल करा, चाहे आपकी टैक्सेबल है चाहे वो टैक्सेबल नहीं है, तो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। हैज इंकर्ड एनी एक्सपेंडिचर और एन अमाउंट एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख हिमसेल्फ और अदर द पर्सन ट्रेवल और टू, कहता कोई भी जिसने कोई भी खर्चा करा 2 लाख खुद के ऊपर या किसी और पर्सन ट्रैवल के लिए, फॉरेन की ट्रैवल के लिए। तो एक बात याद रखना, अगर कोई भी बंदा फॉरेन की ट्रैवल कर रहा है तो 2 लाख रुपए खर्चना उसके लिए आम बात है, ठीक है जी। तो उसके लिए रिटर्न फाइल करना क्या है, मैंडेटरी है। कहता कोई भी आपने इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन कर ली और वो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन करी 1 लाख रुपए से ऊपर की करी, तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो ये बातें जरूरी थी, ये पढ़ना जरूरी था। या फिर कोई और प्रेस्क्राइब कंडीशंस। अब ड्यू डेट की बात कर लेते हैं। तो ड्यू डेट कौन कौन सी है? ड्यू डेट है वेयर द एसएससी अदर देन एसएससी रेफर टू द क्लॉज ए टू इज कंपनी पर्सन वर्किंग पार्टनर। कहता कोई भी कंपनी है, कोई भी पर्सन है, ठीक है जी। यानी कि क्लॉज 2 के अलावा सेक्शन 92 कौन सी, 92E कौन सा होता है, जिसमें फॉरेन की ट्रांजैक्शंस होती हैं, फॉरेन की ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होती है। तो ये अभी ये एक्सक्लूड करके कोई भी कंपनी है, कोई भी पर्सन है जिसके ऑडिट होने अकाउंट्स, या कोई भी वर्किंग पार्टनर है जिसकी ऑडिट करना जरूरी है। तो ऑडिट तक के लिए 30th ऑफ सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। उसके बाद इन द केस ऑफ अदर देन असेसी, असेसी के अलावा कहता 31 ऑफ जुलाई, यानी कि इंडिविजुअल की जो रिटर्न्स होती है वो 31 ऑफ जुलाई की डेट होती है। और जो 92 यानी कि जिनको फॉरेन ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्वमेंट होती है उनकी 30th ऑफ नवंबर होती है। उसके बाद इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न। कहता कि अगर आपने डिफॉल्ट करा कोई रिटर्न फाइल करने के लिए, तो इंटरेस्ट जो है वो आपको कितना लग जाएगा, अंडर सेक्शन 234A अट्रैक्ट द फेलियर। अगर आप कोई फेल कर देते हैं रिटर्न फाइल करना, इंटरेस्ट इज पेबल वेयर द एसएससी फर्निश द रिटर्न इनकम आफ्टर ड्यू डेट। कहता आफ्टर ड्यू डेट अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके ऊपर क्या होगा, आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। कितना? सिंपल इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और द पार्ट ऑफ द मंथ। यानी कि अगर मैं कहूं 2 months एंड 16 days, तो टोटल माना जाएगा 3 months, ठीक है जी। एंड द ड्यू डेट एंडिंग द फॉलोइंग डेट वेयर द रिटर्न इज फर्निश आफ्टर ड्यू डेट, द डेट ऑफ द फर्निशिंग ऑफ रिटर्न वेयर नो रिटर्न इज द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। कहता किस दिन से आपका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, कहता जब रिटर्न फाइल कर ली द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न तक। कहता वेयर अगर रिटर्न नहीं फाइल करी तो जब आपकी असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये बात अभी तक समझ में आती है। इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करना है ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन इनकम as determined in under section 143 on the regular assessment as reduced by advance tax paid or any tax or deducted collected at source, relief or tax allowed under section 89, 90, 91, 90A and the tax credit allowed to be set off in provision to 115JAA set off और carry forward वाले provision। हमने set off and carry forward वाला chapter भी upload कर दिया, वो set off एंड कैरी फॉरवर्ड वाला चैप्टर, ठीक है जी। अब ध्यान से कहता है इंटरेस्ट जो है वो अमाउंट जो है वो किसके ऊपर, ऑन द टोटल इनकम। जो इंटरेस्ट जो है वो टैक्स के ऊपर, टोटल इनकम आपने जितनी भी कैलकुलेट करी है उसके ऊपर आपका टैक्स जो कैलकुलेट हुआ है और उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। और कितना? एट द रेट ऑफ 1% सिंपल इंटरेस्ट। और कहता फॉर द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द ड्यू डेट तो इसके बाद हम बात करते हैं कि आपने यहाँ पे, वैसे हमारा एक छोटा सा काम पेंडिंग रह गया था, हमने ब्रेक ली थी बीच में 1 मिनट के लिए। तो ये देखिए वो कहता है कि आपने इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। कहता है कि आपने जितना भी टैक्स कैलकुलेट करा उसमें से माइनस भी करोगे। क्या माइनस करोगे? कहता जो आपने सबसे पहली बात एडवांस टैक्स पे कर दिया हुआ है, ठीक है जी। जो एडवांस टैक्स पे करा, उसके बाद आपने कोई भी TDS आपका कोई भी कटा हुआ है, या उसके बाद आपको पास रिलीफ ऑफ टैक्सेशन मिलता है, जो आपको रिलीफ मिलते हैं टैक्सेशन के। और वो कौन से सेक्शन के अंडर? 89, 90, 90A
91 कहता है कि और टैक्स क्रेडिट अलाउड टू बी सेट ऑफ, यानी कि सेट ऑफ सेक्शन 115 JAA और कैरी फॉरवर्ड 115 JD। कहता है इन सेक्शन के अंडर आपको जो भी कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ मिलते हैं उसको लेस करने के बाद हमारे पास जो भी हमारा टैक्स बचेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं हम। चले जी आगे। कहता ऑप्शन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम टू द एम्प्लॉयर। कहता यहाँ पे ये सेक्शन 139(1)(a) क्या कहता है? कहता है एम्प्लॉयर को ऑप्शन देता है, एम्प्लॉयर को ऑप्शन ये देता है, कहता कि अगर कोई भी इंडिविजुअल जो है उसको इनकम जो है वो सैलरीज के अंडर चार्ज हो रही है उसको फर्निश करने की और उसको रिटर्न फर्निश करना भी मैंडेटरी है, तो CBDT ने उसको ऐसी कंडीशन दी है जहां पे वो स्पेसिफाई कर सकता है, ऐसी कंडीशन स्पेसिफाई कर सकता है और वो बताएगा सच एम्प्लॉयर शैल फर्निश ऑल रिटर्न्स ऑफ इनकम। मतलब वहां पे ऑप्शन दे दिए एम्प्लॉयर को कि एम्प्लॉयर रिटर्न फाइल कर सकता है और एम्प्लॉयर जो है वो सारी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेगा ड्यू डेट से पहले पहले, और किसी भी फॉर्म पे वो फ्लॉपी, डिस्कजेट, मैग्नेटिक टेप पे, CD रोम पे और मीडिया पे किसी भी उस पे डिवाइस पे वो उसका रिकॉर्ड रख सकता है। इन सच केस एम्प्लॉय हैज टू फाइल अ रिटर्न ऑफ हिज इनकम टू हिज एम्प्लॉयर शैल बी डीम्ड टू हैव फर्निश्ड रिटर्न ऑफ इनकम। कहता अगर ये जो सेक्शन के ऑप्शन के अंडर आप एम्प्लॉयर जो है वो रिटर्न फाइल कर रहा है तो एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर को इंटीमेट करना ही सफिशिएंट होगा, यानी कि उसको एम्प्लॉयर को रिटर्न देना ही सफिशिएंट होगा, उसको इनकम टैक्स अथॉरिटीज को पे करने की जरूरत नहीं है। वैसे ऐसा प्रैक्टिस में कम ही फॉलो होता है, बहुत रेयर ही होता है ऐसा। उसके बाद सेक्शन 139(1)(c) ये था 1A, ये 1C। कहता स्पेसिफाइड क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन टू बी एग्जम्प्टेड फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न। कहता कौन से बंदे ऐसे हैं जिनको जरूरत नहीं है रिटर्न फाइल करने की, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो स्पेसिफाइड क्लासेस हैं वो कहता कि स्मॉल टैक्स पेयर के लिए जो कंप्लायंस का बर्डन जो है स्मॉल टैक्स पेयर के लिए अगर रिड्यूस करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एम्पावर करा है या नोटिफाई करा क्लासेस ऑफ पर्सन जो कि जिनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है बट सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग द प्रिस्क्राइब कंडीशन, मतलब वो कुछ कंडीशंस अगर फुलफिल कर देते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दी है कि ये जो नोटिफिकेशन है किन के लिए है? नॉन कॉर्पोरेट, नॉन रेजिडेंट्स, ठीक है जी, फॉरेन कंपनीज को जिनकी इनकम जो है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में वो किसी इन्वेस्टमेंट सेटअप फंड से आई है इन एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर से और वो इंडिया में लोकेटेड है, ठीक है जी। इंडिया में ये जो IFSC है यानी कि इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो है उसके ऊपर से कोई इनकम अगर रिसीव कर रहा है तो एग्जम्पशन फ्रॉम फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स जो है वो सच क्लास ऑफ पर्सन ले सकते हैं ओनली इफ जो इनकम टैक्स जो उनकी ड्यू थी इनकम ऑफ द सेड क्लास ऑफ द पर्सन हैज बीन डिडक्टेड एट सोर्स। कहता है उसके ऊपर TDS ऑलरेडी कट चुका है तो उनको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये TDS पहुंच चुका है, ठीक है जी। और कौन से सेक्शन के अंडर जिन रेट्स प्रिस्क्राइब हैं? सेक्शन 194 LBB, ठीक है जी। तो हमने TDS के सेक्शन में कवर करा हुआ है, ठीक है जी। तो उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फंड्स की थी जिसमें 10% जो है वो रेजिडेंट को लगा हुआ है और 25% लगा हुआ है अगर कोई फॉरेन रेजिडेंट होता तो इसकी प्रोविजन एक बार फिर से हम पढ़ लेंगे। आई थिंक 25% नहीं है और फिर भी एक चेक कर लेंगे हम इसको। एग्जम्पशन हैज बीन रिक्वायर्ड फॉर द फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम शैल नॉट बी अवेलेबल टू द सेड क्लास ऑफ पर्सन नोटिफाइड इन 142 और इनकम अंडर सेक्शन 148, 153, 153C फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ अंडर स्पेसिफाइड देयरइन। कहता कि इन बंदों को जो सेक्शन 148, 153, 153C में आते हैं इनको एग्जम्पशन नहीं है। उसके बाद फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड। इन्वेस्टमेंट फंड का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट फंड का मतलब है कोई भी ऐसा फंड या एस्टेब्लिशमेंट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, फॉर्म और ट्रस्ट ऑफ द कंपनी, कोई भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है जिसको एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जिसको एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है, ठीक है जी। अंडर कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, कैटेगरी 2 का सर्टिफिकेट मिला हुआ है जो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड बताते हैं। उसके बाद every notification issued under 139(1)(c) shall be soon or after its issue be laid before the each houses of parliament। तो हमें पता है कि 30 डेज का पीरियड जो होता है वो 30 डेज कम से कम होने चाहिए, पार्लियामेंट में इशू होने चाहिए। अगर बोथ हाउसेज एग्री करते हैं तो वो नोटिफाई हो जाता है ऑफिशियल गैजेट में, ठीक है जी। तो उसके बाद एक 139(3) आता है रिटर्न ऑफ लॉसेस। तो ये लॉसेस की बात करेंगे हम। कहता कि अगर लॉसेस भी किसी भी एसएससी को होते तो उसके लिए भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अगर लॉस को
कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाना तो उसके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। हमने ये पढ़ा भी था सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में। अगर आप लॉसेस की रिटर्न फाइल नहीं करते तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाता। तो सेक्शन 80 जो है वो मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न कहता है अंडर सेक्शन 139(3), जिसमें कि कौन कौन से बिजनेस का लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करना है। बिजनेस के लॉसेस, स्पेकुलेशन लॉसेस, स्पेसिफाइड बिजनेस जो 73A(2) के अंडर है, कैपिटल गेन के अंडर कोई लॉसेस हैं, ठीक है जी, एक्टिविटी ओइंग एंड मेंटेनेंस हॉर्सेस। तो इनके अगर लॉसेस आपको कैरी फॉरवर्ड करने तो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। कंसिक्वेंटली 139(3) रिक्वायर्स फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ लॉस मैंडेटरी विद इन द टाइम लिमिट अंडर 139(1), यानी कि वो टाइम लिमिट जो ऊपर स्पेसिफाइड थे वो सेम ही रहेंगे, ठीक है जी, सितंबर और नवंबर। उसके बाद द लॉसेज ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर 75 अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन टू बी कैरी फॉरवर्ड सेट इवन दो द लॉसेज हैज नॉट बीन फाइल्ड। तो जो अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। तो आप डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बट अगर लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने लेके जाना तो उसके लिए रिटर्न ऑफ लॉस फाइल करनी जरूरी है। रिटर्न ऑफ लॉस टू बी फाइल्ड बाय द सेसी in his own interest and the non-recipient of the notice of the assessing officer require him to file the return cannot be validate the excuse under the any circumstances of the non-filing of return। कहता है कि रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी ही है। कोई भी नोटिस नहीं आया ऑफिसर का इस रिगार्डिंग कि आपने रिटर्न नहीं फाइल करी और वो आपको कैरी फॉरवर्ड कर सकते, तो ये वैलिड एक्सक्यूज नहीं रहेगा। यानी कि अगर नोटिस भी नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अलाउ कर दिया गया है, रिटर्न फाइल करना जरूरी ही जरूरी है। बिलेटेड रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न कोई भी पर्सन हु हैज नॉट फर्निश्ड अ रिटर्न विद इन द टाइम लिमिट, यानी कि जो लेट हो गया है उसको कहते हैं बिलेटेड रिटर्न फॉर द प्रीवियस ईयर एट एनी टाइम बिफोर द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। जो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है उसके लिए अगर आप डिले हो चुके हो और असेसमेंट से पहले अगर आप विच एवर इज अर्लियर, तो कहता है ये कब आप रिटर्न फाइल कर सकते हो बिलेटेड रिटर्न। कहता है जब आपकी असेसमेंट कंप्लीट हो गई है, असेसमेंट आपने कंप्लीट कर दी है, या फिर बिफोर कंप्लीशन या एंडिंग ऑफ कंप्लीशन या एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। Thus, belated return can be filed only in the case who has not furnished his return within the time limit। यानी कि belated return कौन फाइल कर सकता है? जिसने रिटर्न टाइम लिमिट के विदिन फाइल नहीं करी है, ठीक है जी। उसके बाद सेक्शन 139(4)A आता है, ये रिटर्न ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर आती है, ठीक है जी, चैरिटेबल ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन, ठीक है जी। तो आओ, कहता है एवरी पर्सन इन रिसीप्ट ऑफ इनकम डिराइव प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर अ ट्रस्ट और लीगल ऑब्लिगेशन हु होली और पार्टली यूज्ड फॉर बीइंग चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस बाय द वे ऑफ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहाफ ऑफ सच ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन। मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनका काम ही चैरिटी और रिलीजियस पर्पस के लिए, तो उनके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। मस्ट फाइल अ रिटर्न इफ द टोटल इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ इज असेसेबल एज रिप्रेजेंटेटिव असेसी अंडर सेक्शन 11 एंड 12 विच एक्सीड द बेसिक लिमिट। कहता कि सेक्शन नंबर 11 और 12 से मतलब अगर आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो है वो एक्सीड करती है और जो एग्जाम्पशन 11-12 के प्रोवाइड करने से पहले ही है, तो उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। रिटर्न मैंडेटरी है अगर वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से एक्सीड करती है। सच पर्सन शुड फर्निश द रिटर्न इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म वेरीफाइड इन द मैनर ऑल पर्टिकुलर्स, मतलब उसी मैनर में जिस मैनर में सरकार ने बता रखा है, ठीक है जी। दिस रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव असेसी वॉलंटरी विद इन द टाइम लिमिट। एनी अदर फेलियर ऑफ द पार्ट वुड अट्रैक्ट द लायबिलिटी और पे इंटरेस्ट। कहता दिस रिटर्न जो है वो वॉलंटरी कभी भी रिटर्न फाइल कर सकता है। एनी टाइम फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ असेसी, मतलब अगर कोई भी पार्ट फेलियर होता है तो इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी जो है वो पे करनी पड़ सकती है, ठीक है जी। अगर कोई भी आप उसके अकॉर्डिंगली कोई टाइम लिमिट के अकॉर्डिंगली अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करते तो। अब ये हो गया आपका चैरिटेबल ट्रस्ट। अब नेक्स्ट चलेंगे पॉलिटिकल पार्टीज का, रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए रिटर्न जो है कहता कि इस सेक्शन के अंदर पॉलिटिकल पार्टी को रिटर्न फाइल करना जरूरी है अगर उसके पास पार्टी है जो टैक्सेबल इनकम और जो एग्जाम्पशन उसको 13A अंडर के मिली है उससे पहले ही अगर उसकी रिटर्न जो है टैक्सेबल है तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। द ग्रांट ऑफ एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 13A इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट पॉलिटिकल पार्टी सबमिट अ रिटर्न विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड में। तो उसको 13A की एग्जाम्पशन ही तब मिलती है कि वो टाइम लिमिट के अंदर 139(1) की जो टाइम लिमिट है उसके अंदर अगर वो रिटर्न फाइल करता है तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO या पॉलिटिकल पार्टी
is statutorily required to return file for the relevant assessment year. तो relevant assessment year के लिए आपको return file करना mandatory है. अगर कोई भी amount of the total income of the previous year exceed the basic exemption limit before claiming the exemption, यानी कि exemption 13A की exemption से पहले अगर आपको आपकी रिटर्न जो है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से इनकम जो है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से एक्सीड करी तो इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है. द रिटर्न मस्ट बी फाइल इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड वेरीफाइड इन प्रिस्क्राइब मैनर सेटिंग फोर्थ एंड सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय सीबीडीटी. कहता जो रिटर्न भी है जो उसी प्रिस्क्राइब फॉर्म में जो है वो रिटर्न फाइल होनी चाहिए जैसा सीबीडीटी बताता है. तो प्रोविजन जो है 139(1) के ही लगेंगे. तो आई थिंक सो ये हो गया है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज का कंट्रीब्यूशन. उसके बाद मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय द साइंटिफिक रिसर्च न्यूज एजेंसी. तो ये वो वाले बंदे हैं साइंटिफिक रिसर्च अगर कोई कर रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, न्यूज एजेंसी, ट्रेड यूनियंस. 139(4)(c) के अंडर जो है इनका भी मैंडेटरी है. इट विल बी मैंडेटरी फॉर द इंस्टीट्यूशन कोई भी एसोसिएशन या पर्सन टू फाइल रिटर्न ऑफ द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट एक्सीड्स द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट. मतलब अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से अगर टैक्सेबल इनकम जो है वो एक्सीड करती है तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है. तो ये कौन कौन से हैं? रिसर्च एसोसिएशन, न्यूज एजेंसी, एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन, फंड फॉर वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज और डिपेंडेंट्स, इंस्टीट्यूशन, फंड्स और इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल्स, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन फंड, कोर सेटलमेंट गारंटी फंड, वेंडर कैपिटल, ट्रेड यूनियन, बोर्ड और अथॉरिटी, बॉडी और अथॉरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड. कहता है ये जो इनकम है शुड बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब इनकम शुड बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, मतलब ये इनकम जो रिटर्न फाइल करोगे आप प्रिस्क्राइब फॉर्म और प्रिस्क्राइब मैनुअल जैसे सीबीडीटी में दिया हुआ है तो इसके ऊपर वही 139(1) के सारे प्रोविजंस लग जाएंगे. उसके बाद बात आती है मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय द यूनिवर्सिटीज और कॉलेज. कॉलेज को क्या रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है? तो कॉलेज यस इट विल बी मैंडेटरी फॉर एवरी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन रेफर टू क्लॉज 2 and 3 ऑफ सेक्शन 35 विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश द टोटल इनकम और द लॉसेस अंडर 139. मतलब 139 के अंडर ऑल द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स शैल बी अप्लाइड टू द रिटर्न एज इफ द रिटर्न अंडर, मतलब सारी सेम प्रोविजन जो लगेंगे, सेम प्रोविजन ऑफ 139(1) वो लगेंगे. यानी कि प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर इसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है. ऑडिट होएगा तो इसके लिए भी ऑडिट की डेट जो है वो 30 सितंबर से पहले रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है. फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय द इनकम बाय अ बिजनेस ट्रस्ट. अगर कोई भी बिजनेस ट्रस्ट है 139(4)(e), तो कोई भी बिजनेस ट्रस्ट है विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिटर्न ऑफ द इनकम और लॉसेज अंडर द एनी प्रोविजन हैज टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इट्स इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स इनकम ऑन द लॉसेज इन द प्रीवियस ईयर. कहता कोई भी बिजनेस ट्रस्ट है जिसको जरूरत नहीं है फर्निश ऑफ रिटर्न फाइल करने की या एनी अदर प्रोविजन जो अट्रैक्ट होती है, तो ऑल द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 1961 इनकम टैक्स एक्ट 1961 एज इफ रिटर्न वाज रिक्वायर्ड टू बी फाइल अंडर 139. कहता कोई भी बिजनेस ट्रस्ट है जिसको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस हैज टू फर्निश द रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस लॉसेस एवरी प्रीवियस ईयर. कहता कि अगर कोई भी इनकम और लॉसेस है किसी भी एक्ट, यानी कि ये जो सेक्शन 139(4)(e) है ये सुपरसीड करेगा, उनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है. 139 की प्रोविजन सेम एज इट इज लग जाएंगी. उसके बाद फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम बाय द इन्वेस्टमेंट फंड. अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट फंड है क्या उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है? द आंसर इज यस, 139 के अंडर मैंडेटरी है. चाहे एवरी इन्वेस्टमेंट फंड रेफर टू 115 UB जिसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं था किसी भी और प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन में, तो आपको यहाँ पे इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना यहाँ पे जरूरी है. 139 के अंडर सारे के सारी प्रोविजन वैसे ही अट्रैक्ट होंगी. ठीक है जी. तो उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 की रिवाइज रिटर्न. कहता अगर कोई भी पर्सन हैविंग फर्निश्ड द रिटर्न अंडर 139 और 139(4) उसको लगता है कि कोई भी ओमिशन हो गई है या कोई गलत स्टेटमेंट चली गई है तो वो क्या कर सकता है? एक फर्निश कर सकता है रिवाइज रिटर्न at any time before at the end of the relevant year before completion of assessment whichever is earlier. कहता कि relevant assessment year और completion of assessment whichever is earlier. assessment year खत्म होने से पहले, assessment year के end तक, end से पहले, और खुद की जो assessment है completion of assessment whichever is earlier वो रिटर्न दोबारा से रिवाइज करके फाइल कर सकते हैं. द रिटर्न कैन बी रिवाइज फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स विद इन द गिवन टाइम लिमिट इन द केस लेटेस्ट रिटर्न फाइल रिप्लेसेस ऑल अदर फाइल रिटर्न.
कहता है जितनी बार मर्जी उसके साथ पंगे ले जाओ, बार बार रिटर्न फाइल करी जाओ, तो जो लेटेस्ट रिटर्न होगी वो ही कंसिडर करी जाएगी। Particulars to be furnished within the return section 139 subsection 6. The prescribed form of return shall in certain specified require the assessment of the fill income कहता है कि 139(6) क्या कहता है कि क्या क्या चीजें आपको रिटर्न में फिल करनी है। कहता है अगर आपकी कोई इनकम एग्जम्प्ट है तो इनकम एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस भी करनी है। एसेट्स ऑफ प्रिस्क्राइब नेचर एंड वैल्यू, कहता कोई भी एसेट जो है उसका बेनिफिशियल ओनर जो है या ऑलरेडी इसका कोई बेनिफिशियरी है उसका नेचर भी आपको बताना है, उसका बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड हेल्ड बाय हिम, तो सारी डिटेल्स आपको देनी है। एक्सपेंडिचर एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट अंडर द प्रिस्क्राइब्ड हेड, कहता कि अगर आपने कोई लिमिट यानी कि जो कैश में खर्चे करे वो 10,000 से ज्यादा करे, तो कोई ऐसे खर्चे जो आपने लिमिट से ज्यादा खर्चे करे हुए वो भी सच अदर आउटगोइंग एज में भी प्रिस्क्राइब। ठीक है जी, तो कुछ और आउटगोइंग्स भी जो आपने प्रिस्क्राइब करी है। तो उसके बाद 139(6) में क्या कहता है, पर्टिकुलर्स ऑफ फर्निश टू बी रिटर्न ऑफ द इनकम इन द केस ऑफ असेसी एंगेज इन द बिजनेस और प्रोफेशन। कहता जो बिजनेस या प्रोफेशन कर रहा है, ऊपर में क्या था जिनको रिटर्न फाइल करनी थी, और यहाँ पे क्या है 44AB। कहता आपको सबसे पहले 44AB के अंदर ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। कहता लोकेशन और द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस कहाँ पे है और प्रोफेशन कहाँ पे है, जितनी भी ब्रांचेस हैं सारी ब्रांचेस की भी डिटेल्स दोगे। ठीक है जी, उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ हिज पार्टनर्स का सारा बिजनेस और प्रोफेशन दोगे। अगर वो किसी एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का कोई भी मेंबर है तो सारा का सारा नाम पता सारा कुछ दोगे। द एक्सटेंट ऑफ शेयर ऑफ एसएससी एंड द शेयर ऑफ ऑल पार्टनर्स एंड द मेंबर एट द केस में बी इन द प्रॉफिट और बिजनेस एंड प्रोफेशन। कहता कि जितने भी मेंबर्स हैं एसोसिएशन ऑफ बॉडी के या जितने भी शेयर्स हैं या शेयर्स ऑफ ऑल पार्टनर्स या मेंबर्स हैं पीजीबीपी में, वो सारे आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है जी, उसके बाद 139(1) डिफेक्टिव रिटर्न। कहता अगर कोई भी डिफेक्टिव रिटर्न है तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, उसकी झाड़ लगाएगा। असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है उसको रेक्टिफाई कराने के लिए कि डिफेक्टिव रिटर्न है, इसको ठीक करो। असेसिंग ऑफिसर को जब भी लगेगा कंसीडर दैट द रिटर्न जो उसने फाइल करी है वो डिफेक्टिव है, वो इंटीमेट करेगा असेसी को और उसको अपॉर्चुनिटी देगा 15 दिनों के अंदर अंदर। एंड असेसिंग ऑफिसर उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसको 15 दिन यानी कि 15 + 15 डेज की एक्सटेंशन दे सकता है अगर असेसी जो है उसको एप्लीकेशन देता है। ठीक है जी, अगर डिफेक्टिव रिटर्न 15 दिनों के अंदर अंदर रेक्टिफाई नहीं होती या फिर सच एक्सटेंडेड पीरियड के अंदर रेक्टिफाई नहीं होती तो उसको इनवैलिड रिटर्न मानते हैं। ठीक है जी, उस रिटर्न को इनवैलिड रिटर्न मानते हैं। द कंसिक्वेंशियल इफेक्ट वुड बी सेम एज इफ द असेसी हैड फेल टू फर्निश द रिटर्न। मानेंगे कि वो फेल हो गया, फेल टू फर्निश द रिटर्न। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर उसको रेक्टिफाई नहीं करा तो उसकी रिटर्न मानी जाएगी कि उसने रिटर्न ही नहीं फर्निश करी। वेयर हाउएवर असेसी रेक्टिफाइज द डिफेक्ट और एक्सपायरी ऑफ 15 डेज और फर्दर एक्सटेंडेड पीरियड बट बिफोर द असेसमेंट इज मेड द असेसिंग ऑफिसर कैन कंडोन द डिले एंड ट्रीट इज दैट वैलिड रिटर्न। तो कहता कि अगर असेसी जो है वो डिफेक्टिव डेट जो है वो 15 दिन के एक्सटेंशन यानी कि उसके भी बाद अगर एक्सपायरी जो हो गया उसका टाइम पीरियड जो 15 + 15 डेज वाला एक्सटेंशन था, असेसिंग ऑफिसर डिले को ठीक भी मान सकता है, उसको वैलिड रिटर्न भी मान सकता है। तो असेसिंग ऑफिसर की मर्जी पे, असेसिंग ऑफिसर की मर्जी है। ठीक है जी, उसके बाद अ रिटर्न ऑफ इनकम शैल बी रिगार्डेड एज डिफेक्टिव रिटर्न अनलेस ऑल द कंडीशंस आर फुलफिल्ड। कहता कि अगर ये वाली जो कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं है तो उसको रिटर्न को क्या माना जाएगा, डिफेक्टिव रिटर्न माना जाएगा। जितने भी एनेक्सर है, स्टेटमेंट्स है, कॉलम्स है, रिटर्न रिलेटेड टू द कंपटीशन ऑफ इनकम, चार्जेबल हेड ऑफ इनकम, कंपटीशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम हैव बीन ड्यूली फाइल्ड इन। कहता कि जितने भी एनेक्सर है, स्टेटमेंट्स है, कोई भी कंपटीशन है, ये सारी फाइल हो जानी चाहिए। द रिटर्न इनकम इज अकम्पनी विद द फॉलोइंग मैनर। कहता कि ये जो है ये चीजें रिटर्न ऑफ इनकम के साथ साथ लगेंगी। द स्टेटमेंट शोइंग कंपटीशन ऑफ टैक्स पेबल ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न। कहता कि टैक्स पेबल कितना है उसकी कंपटीशन भी बतानी होगी। द रिपोर्ट ऑफ टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, यहाँ पे कंपटीशन लिख दीजिए आप, कंपटीशन ऑफ टैक्स कैलकुलेशन। उसके बाद टैक्स ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पे हाईलाइट कर दो। ठीक है जी, उसके बाद प्रूफ ऑफ रिगार्डिंग टैक्स इफ क्लेम्ड हैव बीन डिडक्टेड और कलेक्टेड यानी कि TDS के प्रूफ्स। ठीक है जी, इफ क्लेम टू हैव बीन पेड however the return will not be regarded as defective if a certificate of tax deduction or collection will not furnished under section 203 or 206 to the person furnishing return of income, such certificate is produced within the 2 years। वो क्या कहना चाह रहा है, कहता कि रिटर्न डिफेक्टिव नहीं मानी जाएगी अगर सर्टिफिकेट ऑफ जो कलेक्शन है
अंडर सेक्शन 203 वो नहीं दिया, और 206 जो है वो रिटर्न ऑफ इनकम, सच सर्टिफिकेट इज प्रोड्यूस विद इन पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। तो ऐसा सर्टिफिकेट 2 ईयर्स के विद इन अगर प्रोड्यूस होता है तब भी रिटर्न इनवैलिड नहीं मानी जाएगी। द प्रूफ ऑफ अमाउंट ऑफ कंपल्सरी डिपॉजिट इफ एनी क्लेम टू हैव बीन पेड अंडर द कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम। कहता आपको अगर कोई भी कंपल्सरी डिपॉजिट कहीं पे कराना पड़ेगा तो उसकी रिसीट भी जो है वो मैंडेटरी है, तो आपको ये रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो अपनी फाइलिंग में ये तैयार रखें, जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे तो ये जो चीजें लिखी हैं ये आपके पास भी होनी चाहिए। Where the regular book of account are maintained by the SEBI, the return is accompanied by the copy of manufacturing account, trading account, profit and loss account। तो आज ये +1 का कंसेप्ट जो आप आज सीख रहे हो कि हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ कि इनकम टैक्स एक्ट मांगता है। कहता है कि यहाँ पे रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट जो है मेंटेन करिए सेसी ने, तो रिटर्न ऑफ इनकम जो है उसमें ये चीजें होनी चाहिए। क्या? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग, P&L अकाउंट, कोई भी अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है या अदर सिमिलर अकाउंट, और बैलेंस शीट, ये जरूरी है। पर्सनल अकाउंट है तो प्रोप्राइटरी बिजनेस है तो पर्सनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर, तो कहता है कि आपको अकाउंट जो है वो देना पड़ेगा। फर्म है तो पार्टनर के अकाउंट्स देने पड़ेंगे। उसके बाद अगर कोई भी पार्टनर मेंबर ऑफ AOP या BOI का है तो आपको जो पार्टनर के पर्सनल अकाउंट फर्म में है, मेंबर के पर्सनल अकाउंट इन AOP या BOI में, जो भी पर्सनल अकाउंट्स हैं वो आपको वहां पे इनकम टैक्स की रिटर्न में बताने पड़ेंगे। पर्सनल अकाउंट जो है वो देने ही पड़ेंगे। वेयर द अकाउंट्स ऑफ द SEBI हैव बीन ऑडिटेड, अगर जहां पे ऑडिट हो चुकी है तो रिटर्न शुड बी अकम्पनीड विद द कॉपीज ऑफ द ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस शीट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। विद द कॉस्ट ऑफ अकाउंट ऑफ द SEBI हैव बीन ऑडिटेड अंडर 233BB अंडर कंपनीज एक्ट, द रिटर्न शैल अकम्पनीड सच रिपोर्ट। कहता कि अगर कोई कॉस्ट अकाउंट भी है जो ऑडिट हुए 233B के अंडर, वो भी रिटर्न में कंपनी जरूरी है। विद द रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन बाय द SEBI, अगर रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं है तो रिटर्न के साथ साथ क्या होगा, कहता जिसमें टर्नओवर की अमाउंट या ग्रॉस रिसीट्स या ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस एक्सपेंसेस या नेट प्रॉफिट जो भी है बेसिस ऑन अमाउंट हैव बीन कंप्यूटेड, यानी कि जो फर्स्ट वाले में आपने जो अमाउंट कैलकुलेट करी है उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा, उसमें सन्ड्री डेटर, स्टॉक एंड ट्रेड, कैश के बैंक बैलेंस बताने हैं। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि कहता कि रिटर्न विच इज अदरवाइज वैलिड वुड नॉट बी ट्रीटेड एज डिफेक्टेड merely because of the self-assessment tax and interest payable in accordance with the provision of what has not been paid or above or before the date of furnishing of return। कहता अगर टैक्स पे नहीं करा तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिटर्न आपकी जो है वो डिफेक्टिव होगी, आपको टैक्स पे बाद में भी करना, अगर करना है तो वो भी कर सकते हैं। Many of these particular are required not to be incorporated in the relevant return form, तो ये रिटर्न फॉर्म में है तो रिटर्न फॉर्म में ही सारी चीजें मैंडेटरी हो जाती है। अगर ये नहीं भरोगे तो आपका इनकम टैक्स की जो है रिटर्न वैलिड होगी ही नहीं। वो क्या कहना चाह रहा है, कहता कि सेक्शन 292B provides no return of income or order assessment notice, summons or other proceedings shall be taken or perpetrated have to be furnished in purpose of the income tax act shall be invalid or shall be deemed to be invalid by merely reason of mistake, defective, और कहता है मिस्टेक हो गई, कोई डिफेक्ट हो गया या कमीशन आपने कोई ओमिट कर दिया तो इस वजह से वो इनवैलिड नहीं होगी। The provision does enable the tax authority to accept the returns and other tax paper to accept the order notice received from tax authority even if case the view hypographical, arithmetic and other mistakes, यानी कि छोटी मोटी मिस्टेक्स को डिपार्टमेंट क्या करता है, माफ कर देता है, रिटर्न को इनवैलिड नहीं करता। उसके बाद परमानेंट अकाउंट नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये रीडिंग पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट है। कहता है कहाँ पे ये BCom के लिए या MCom के लिए ये जो टॉपिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, कहाँ पे आपको पैन को देना पड़ेगा। कहता है सेक्शन 139A रिक्वायर्स द पैन मेंशन्ड इन द कॉलम 2 हैव नॉट बीन अलॉटेड पैन टू अप्लाई द असेसिंग ऑफिसर विद इन द सेम टाइम अलॉटमेंट ऑफ द पैन। वो क्या कहना चाह रहा है, कहता है कि कहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर अलॉट होना जरूरी है। वेयर इफ हिज टोटल इनकम और द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ द असेसल डिड एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट व्हिच इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स। कहता है कोई भी इनकम जिसके ऊपर टैक्स लगना है तो उसके लिए पैन मैंडेटरी है। ऑन और बिफोर 31st of May ऑफ द असेसमेंट ईयर फॉर विच द इनकम इज असेसेबल। मान लो जिस पर्टिकुलर ईयर में आपकी टैक्स बन गई उसके नेक्स्ट ईयर में यानी कि असेसमेंट ईयर में 31st of May तक आपका पैन अलॉटमेंट जरूरी है। एवरी पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस और प्रोफेशन हुज टोटल सेल्स और टोटल टर्नओवर इज लाइकली टू एक्सीड 5 लाख इन द प्रीवियस ईयर बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कहता कि उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से पहले आपको अगर टर्नओवर आपकी 5 लाख से ऊपर है तो आपको पैन मैंडेटरी है। एवरी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिटर्न, जब कहता है अगर रिटर्न फाइल करनी है तो आपको पैन की जरूरत पड़ेगी 139(4) के अंडर, ठीक है जी। तो बिफोर द फाइनेंशियल ईयर एवरी पर्सन
बीइंग अ रेजिडेंट अदर देन इंडिविजुअल हु एंटर्स इन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द, कहता कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो अगर 2.5 लाख से एक्सीड करती है, तो अगर 2.5 लाख से एक्सीड करते तो 31 ऑफ मई से पहले पहले या 31 ऑफ मई तक, वो इमीडिएटली फॉलोइंग द फाइनेंशियल, उस फाइनेंशियल ईयर के बाद उसका 31 ऑफ मई तक पैन अलॉटमेंट मैंडेटरी है। उसके बाद एवरी पर्सन हु इज मैनेजिंग डायरेक्टर, पार्टनर, ट्रस्टी, ऑथर, फाउंडर, कर्ता, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्रिंसिपल ऑफिसर और द ऑफिसर ऑफ द पर्सन अबव एनी ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब उसका ही ऑफिसर हो, ये भी वही 31 ऑफ मई तक है। ठीक है जी। उसके बाद फर्दर widening the tax, for widening the tax base, every person who has not been allotted a PAN intends to enter into such transaction and prescribed by CBDT is also required to the assessing officer to the allotment of PAN। कहता कि टैक्स बेस को वाइड करने के लिए कोई भी पर्सन को पैन अलॉट नहीं हुआ, उसके लिए जो ट्रांजेक्शन है CBDT को असेसिंग ऑफिसर को बोलना चाहिए कि असेसिंग ऑफिसर असेसी के बिहाफ पे पैन अलॉट करेगा ताकि टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट हो। ठीक है जी। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने एम्पावर करा है ऑफिशियल गेजेट में क्लासेस ऑफ द पर्सन टू होम टैक्स इज पेबल अंडर दिस एक्ट, ड्यूटीज पेबल और एनी अदर लॉ टाइम इन फोर्स, सच पर्सन आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई विद इन द सच टाइम लिमिट। कहता कि टाइम लिमिट जो है पैन की एप्लीकेशन के लिए। ठीक है जी। उसके बाद for the purpose of collection of information which may be useful for the relevant purpose, central government may notify the classes of the person shall within the prescribed time to assessing officer or allotment of PAN। कहता कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है उन क्लास और क्लासेस ऑफ द पर्सन जो कि प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर असेसिंग ऑफिसर के लिए एप्लीकेशन देंगे। ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए है और सेंट्रल गवर्नमेंट इज एनी क्लास ऑफ द क्लासेस ऑफ द पर्सन अंडर एनी लॉ सच पर्सन इज रिक्वायर्ड टू द, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए फॉर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सारे जो हैं वो एसएससी को असेसमेंट ऑफिसर फॉर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, असेसिंग ऑफिसर को क्या करेंगे, एप्लीकेशन देंगे फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। उसके बाद असेसिंग ऑफिसर हैव रिगार्ड टू द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन प्रिस्क्राइब्ड में आल्सो अलॉट द पैन इन अ मैनर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन। कहता कि असेसिंग ऑफिसर है वो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन देखेगा, जिसको पैन अलॉटमेंट करना तो उसको भी अलॉट करके देगा। एनी पर्सन अदर देन द पैन मेंशन्ड इन 1 to 4 अबव मे अप्लाई, मतलब कोई और भी पैन अप्लाई कर सकता है। एनी पर्सन कैन अप्लाई पैन। ठीक है जी। सच पैन कंप्राइज ऑफ 10 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। कहता कि पैन के ऊपर 10 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होते हैं। ठीक है जी। कोटिंग द पैन इज मैंडेटरी इन पर्टेनिंग टू द फॉलोइंग प्रिस्क्राइब ट्रांजैक्शंस। कहता इन ट्रांजैक्शन के लिए पैन मैंडेटरी है प्रिस्क्राइब करना इन ऑल रिटर्न्स, इन ऑल चलान्स, इन ऑल डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग टू द एंटर इनटू हिम एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सीबीडीटी इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। जहां पे सीबीडीटी के रेवेन्यू की बात करी जाए, अगर जहां पे रेवेन्यूज इफेक्ट हो रहे हों तो वहां पे क्या है, आपको पैन देना, पैन कोड करना मैंडेटरी है। ठीक है जी। और नीचे दी हुई ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी पैन मैंडेटरी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये 10 की चीजें हैं। कहता कि जहां पे सेल और परचेज ऑफ मोटर व्हीकल है और मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर आपने कोई अकाउंट ओपन करना है, कोई भी एप्लीकेशन देनी है बैंकिंग के ऊपर, बैंकिंग रेगुलेशन के एक्ट के अंदर, ताकि आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकें। डीमैट अकाउंट खुलाना है कोई भी डिपॉजिटरी के पास, कस्टोडियन के पास, किसी सिक्योरिटी पर्सन के पास, कोई भी आपने होटल करनी है, रेस्टोरेंट करनी है, रेस्टोरेंट की पेमेंट करनी है जो कि 50,000, अभी तक ऊपर वाली जितनी भी चीजें थी उसके ऊपर ऑन ऑल सच ट्रांजैक्शन की बात कर रहा था, बट यहाँ पे 50,000 के ऊपर की बात है। अगर आपने कोई भी कंट्री में ट्रैवल करना, फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करना है, तो भी म्यूचुअल फंड्स की अगर परचेज कर रहे हो तो 50,000 से ऊपर है तो पैन मैंडेट है कोड करना। पेमेंट ऑफ कंपनी और इंस्टीट्यूशन एक्वायरिंग डिवेंचर्स और बॉन्ड इशूड बाय हिम, तो यहाँ पे भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 50,000 से ऊपर की अगर बॉन्ड खरीद। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि पेमेंट टू रिजर्व बैंक जो है उसमें अगर कोई आपने बॉन्ड एक्वायर करना है तो अमाउंट जो है वो 50,000 से अगर एक्सीड होती है। अगर आप कोई भी डिपॉजिट कराते हैं बैंकिंग कंपनी के अंदर, कोई भी कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर, तो उसके कैश डिपॉजिट एक दिन में अगर 50,000 से ज़्यादा है तो ठीक है जी। परचेज कर रहा है आपने बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर करना है या बैंकर्स को चेक देना है, कोई भी बैंकिंग रेगुलेशन 1948 के एक्ट के अंदर, अगर एक दिन में 50,000 से ऊपर, तो यहाँ पे ध्यान रहे एक दिन से ऊपर ज़्यादा अगर 50,000 से ऊपर है तो आपको पैन कोड करना मैंडेटरी है। अ टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग कंपनी, अगर कोऑपरेटिव बैंक है तो बैंकिंग रेगुलेशन इंस्टीट्यूशन, कोई भी पोस्ट ऑफिस है, निधि कंपनी है,
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है तो जो भी अमाउंट अगर 50,000 से या एक्सीड करती हो एग्रीगेटिंग टू द मोर देन, यानी कि 50,000 टू 5 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो ये क्या है, अगर कोई भी बैंकिंग कंपनी, निधि कंपनी, पोस्ट ऑफिस या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आप टाइम डिपॉजिट देते हो, ठीक है जी, तो आपको पैन कोड करना मैंडेटरी है। पेमेंट फॉर वन और मोर प्री पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, कहता है कि प्री पेड अगर कोई इंस्ट्रूमेंट्स है, आपने उसको बैंक ड्राफ्ट या कोई भी पे ऑर्डर दिया या बैंकिंग चेक दिया या अमाउंट एग्रीगेटिंग टू द मोर देन 50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर दिया, तो भी आपका एक पैन कोड करना मैंडेटरी है, ठीक है जी। पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आपका कोई भी 50,000 से ज़्यादा का इंश्योरेंस प्रीमियम है तो आपको पैन कोड करना जरूरी है। अ कंट्रैक्ट ऑफ सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, कहता है कि अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख पर ट्रांजेक्शन, अगर कोई भी अमाउंट, अगर आपकी 1 लाख रुपए पर ट्रांजेक्शन से सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज कंट्रैक्ट 1 लाख से ऊपर है तो आपका पैन कोड करना मैंडेटरी है। सेल ऑफ परचेज ऑफ एनी परसेंट ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी नॉट लिस्टेड इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंडर जो लिस्टेड नहीं है, तो कोई भी अगर आपने शेयर की सेल परचेज करी है तो 1 लाख से ऊपर की अगर ट्रांजैक्शन है तो आपको पैन कोड करना मैंडेटरी है। सेल ऑफ परचेज ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि अगर आप स्टैंप ड्यूटी, स्टैंप वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अगर 10 लाख से ऊपर का कोई भी वैल्यूएशन कराते हैं, यानी कि आपकी वैल्यू का घर लेते हैं, तो आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, दैट कैन बी मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, तो 10 लाख से ऊपर की है तो आपको पैन कोड करना मैंडेटरी है। सेल और परचेज ऑफ एनी पर्सन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज ऑफ एनी नेचर स्पेसिफाइड इन नंबर 1 to 17, कहता कि अगर आपने कोई भी सर्विसेज ली है जो ऊपर 17 तक की अलावा थी, तो 2 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन अगर एक्सीड कर जाती है, मोर देन 2 लाख रुपीज है, तो आपको पैन मैंडेटरी है, पैन कोड करना मैंडेटरी है, ठीक है जी। उसके बाद माइनर टू कोड पैन ऑफ पेरेंट और गार्डियंस, कहता कोई भी पर्सन अगर कोई भी ट्रांजैक्शन के अंडर आ रहा है और वो माइनर है, यानी कि 18 सालों से छोटा है, ठीक है जी, who does not have any income chargeable to income tax shall quote PAN of his father, mother, guardian as the case may be, documentation pertaining to the said transaction। वो क्या कहना चाह रहा है, कहता कोई भी अगर ट्रांजैक्शन में आ रहा है, माइनर आ रहा है, तो उसको अपने गार्डियंस और ऊपर जो है उस पर्टिकुलर माइनर की इनकम टैक्सेबल नहीं है, तो ऊपर जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं उसके बीच में पैन जो है फादर और मदर का जो है वो देना जरूरी है। डिक्लेरेशन ऑफ पर्सन हैविंग नो पैन, कहता उसके लिए फॉर्म 60 होता है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर आपके पास पैन नहीं है और आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको जीना छोड़ना पड़ेगा, तो आपको एक पेपर फॉर्म में फॉर्म 60 है या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फॉर्म 60 देना पड़ेगा, ठीक है जी, तो इनकम टैक्स में उसके सिस्टम में अपडेट करने के लिए। तो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स जो सिस्टम में अपलोड कर दिया जाएगा, उसका डाटा स्ट्रक्चर अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल 114B, 114B का जो रूल है वो कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता, वो अभी हम पढ़ लेते हैं। तो वो क्या कहना चाह रहा है 114B, अभी तक हमने ये देखा कि ये पैन कहाँ पे जरूरी होते हैं और माइनर के केस में पैन कहाँ पे, और अगर आपका पैन नहीं है तो फॉर्म 60 चलेगा। उसके बाद नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ 114B, द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कंसुलर ऑफिसर नॉन रेजिडेंट रेफर टू सेक्शन 230, कहता कि ये जो रूल है किन बंदों के ऊपर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कॉन्सुलर ऑफिसर है उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हुआ, नॉन रेजिडेंट के ऊपर जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 के अंदर है, ठीक है जी, उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। कहता पेमेंट मीनिंग ऑफ सर्टेन फ्रेजेस, तो ये कुछ फ्रेजेस है, तो ये आप एक बार रीड कर लीजिएगा। उसके बाद एवरी पर्सन हु रिसीव डॉक्यूमेंटेशन रिलेटिंग टू द ट्रांजैक्शन साइटेड अबव शैल इंश्योर दैट पैन इज ड्यूली कोटेड इन द डॉक्यूमेंट, कहता कोई भी पर्सन उसके रिलेटेड कोई अगर डॉक्यूमेंट ले रहा है तो उसके ऊपर पैन कोट करना मैंडेटरी है। इफ देयर इज अ चेंज इन एड्रेस, अगर कोई भी एड्रेस चेंज कर रहा है जिसके बेसिस पे उसको पैन अलॉट हुआ था, तो वो असेसिंग ऑफिसर को इमीडिएटली क्या करेगा, बताएगा कि मैं एड्रेस चेंज कर रहा हूँ। इंटीमेशन ऑफ पैन टू द पर्सन डिडक्टिंग TDS, कहता कोई भी अगर आप पर्सन है वो TDS काट रहा है तो आपको पैन कोड करना मैंडेटरी है। एवरी पर्सन जिसको कोई भी इनकम टैक्स डिडक्ट करके मिली है तो उसको पैन कोड करना मैंडेटरी है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर्स के एंड से पहले। कोटिंग ऑफ पैन इन सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, वो क्या कहना चाह रहा है, वेयर एनी अमाउंट विच हैज बीन पेड आफ्टर डिडक्टिंग TDS, एनी पर्सन डिडक्टिंग TDS shall quote PAN to whom the amount was paid the following document, and a statement furnished under 192 giving the particulars of perquisite and profit in lieu of salaries to the employees in all certificates of tax deducted and issued to the person whose payment is made, यानी कि इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर पैन मैंडेट जो है
पैन को कोड करना मैंडेटरी है। जैसे कि कोई भी सैलरी के अलावा उसको कोई परक्यूजिट मिल रहे हैं एम्प्लॉइज को, कोई भी टीडीएस का सर्टिफिकेट मिल रहा है, उसके बाद कोई भी रिटर्न जो है, कोई भी सर्टिफिकेट्स हैं या कोई रिटर्न है इन द रिटर्न एंड मेड इन द प्रेस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटीज, तो उसके ऊपर भी पैन देना जरूरी है 206 के अंडर। उसके ऊपर इन ऑल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एंड डिलीवर्ड कॉस्ट टू बी डिलीवर्ड अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 205(3). तो ये सब जो है वो यहाँ पे पैन कोड करना मैंडेटरी है। रिक्वायरमेंट ऑफ इंटीमेशन ऑफ पैन कोटिंग पैन नॉट इन सर्टेन पर्सन, कहता कि सब सेक्शन 5 और 5B ये अप्लाई कहाँ पे नहीं है, जिनकी इनकम टैक्सेबल लिमिट के अंडर ही नहीं आती है, हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन पैन, जिनको पैन ऑब्टेन करने की जरूरत नहीं है। इफ सच पर्सन furnish a declaration under section 197A in the prescribed form in the manner that tax on his estimate total income for the will be nil, तो अगर कोई डिक्लेरेशन दे देता है तो उसकी इनकम जो है वो निल मानी जाएगी। उसके बाद इंटीमेशन टू द पैन टू द पर्सन कलेक्टिंग टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, कहता है कि कोई भी बंदा अगर टीसीएस काट रहा है, एवरी बायर और लाइसेंसी और लेसी रेफर टू 206 शैल इंटीमेट पैन टू द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि जो टीसीएस काट रहा है, टीसीएस जो काट रहा है उसको, जिसका टीसीएस कट रहा है उसका पैन कोड करना मैंडेटरी है। ठीक है जी, डिडक्टी का, ठीक है जी, डिडक्टी का पैन मैंडेटरी है। कहता है इसके अलावा भी जो पैन जो है कोड करना सर्टेन डॉक्यूमेंट में कैसे है, कोई भी पर्सन जो कलेक्ट कर रहा है टैक्स अंडर सेक्शन 206 वो पैन कोड करेगा एवरी बायर लाइसेंसी और लेसी, सारे सर्टिफिकेट्स के ऊपर जो उसने फर्निश करे हैं रिटर्न्स के अंडर, जितनी भी रिटर्न प्रिपेयर करी है, डिलीवर करी है, जो कि सेक्शन 206C के अंडर आई है, चाहे वो 5A चाहे 5B है, इन ऑल स्टेटमेंट प्रिपेयर डिलीवर्ड एंड कॉस्ट टू बी डिलीवर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ 206C, इंटरचेंजेबली पैन विद द आधार नंबर। कहता कि अगर आपके पास पैन नहीं है, एवरी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश और इंटीमेट कोड पैन मे इंटीमेट हिज कोड और आधार नंबर इन ल्यू ऑफ पैन फ्रॉम 1 सितंबर 2019। ये लेटेस्ट है, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट्स है, तो इसीलिए शायद कई बुक्स में नहीं होंगी। वो क्या कहना चाह रहा है कि आप पैन की जगह आधार कार्ड भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही एक अच्छी प्रोविजन आई थी, पैन को आधार के साथ लिंक कर दिया गया, तो पैन की जगह आप आधार भी दे सकते हैं। ठीक है जी। या फिर आपके पास पैन नहीं है बट आपके पास आधार नंबर है, तो आधार नंबर से भी पता चल जाएगा कि आपके पास पैन लिंक है कि नहीं। हैज अलॉटेड अ पैन नंबर हैज इंटीमेटेड आधार नंबर टू द आधार नंबर टू द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट अथॉरिटी। तो कहता है जिसने बंदे ने आधार नंबर अथॉरिटी को बता रखा है, इनकम टैक्स अथॉरिटी को, तो आधार नंबर भी उसका चल जाएगा। पैन वुड बी अलॉटेड इन द प्रिस्क्राइब मैनर टू द पर्सन हु हैज नॉट बीन अलॉटेड बट पोजेसेस आधार नंबर। अगर आधार नंबर अलॉटेड है बट उसको पैन नंबर नहीं है, तो आधार नंबर के बेस पे उसको पैन अलॉट कर दिया जाएगा, पैन टू बी अलॉटेड। ठीक है जी। उसके बाद रूल 114(4) रिक्वायर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ पैन बाय द एप्लीकेंट इन अकम्पनीड बाय द प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ। तो जो भी आपको पैन लेने के लिए आपको जो प्रूफ चाहिए होते हैं उसकी बात कर रहा है कि ये रूल्स में ये पैन लिए ये अपना प्रूफ मैंडेटरी है। हु हैज नॉट बीन अलॉटेड द पैन बट पोजेसेस द आधार नंबर। ठीक है जी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसको पैन नंबर अलॉट हो जाएगा। ठीक है जी। कोई भी पर्सन जिसको पैन अलॉट नहीं हुआ, आधार अलॉट हुआ है, तो वो पैन अप्लाई कर सकता है सिर्फ आधार नंबर बता के, और उसको कोई और डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। कोटिंग एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ पैन, एवरी पर्सन एंटरिंग इनटू सच प्रिस्क्राइब इज रिक्वायर्ड टू कोट हिज पैन और आधार नंबर एज द केस में बी डॉक्यूमेंट्स। यानी कि वो क्या कह रहा है कि पैन आधार नंबर कहाँ कहाँ पे जरूरी है। कहता है कोई भी प्रिस्क्राइब ट्रांजेक्शंस के ऊपर पैन और आधार नंबर जरूरी है, जैसे भी कोई केस होगा उनको ऑथेंटिकेट भी कराना जरूरी है, आधार और पैन इन द प्रिस्क्राइब मैनर। कहता कोई भी पर्सन ऐसे डॉक्यूमेंट रिसीव कर रहा है जिसमें कोई ट्रांजैक्शन जो है वो रिलेटेड टू द ए पार्ट ए में है, वो इंश्योर करेगा पैन और आधार ड्यूली कोड करे उसने डॉक्यूमेंट्स में या नहीं करे। ठीक है जी। तो वो भी ऑथेंटिकेट माने जाएंगे। तो मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 139A, कहता सर्टेन टर्म्स क्या है, आधार नंबर है, असेसिंग ऑफिसर ऑथेंटिकेशन है, पैन नंबर है, तो ये आप खुद आई थिंक सो रीड कर सकते हैं। अब पेनल्टीज ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये इसमें क्वेश्चंस भी आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहती हैं। पेनल्टी कहता है 272B, अगर कोई भी प्रोविजन 139A के नहीं करता तो पेनल्टी 10,000 की है। अगर 272B में जो पेनल्टी है वो क्या है, फेलियर टू कोड पैन या आधार नंबर, अगर आधार नंबर नहीं दिया तो हर एक डिफॉल्ट के लिए 10,000 करेगा। उसी जो सेम पेनल्टी है अगर ये गलत, अगर आधार नंबर गलत देगा तो। ठीक है जी। अगर आप आधार नंबर आपको
देना तो चाहिए था बट आपने इंटीमेट नहीं किया, यानी कि आपने 3 जगह पे आपको 10,000 की पेनल्टी लगेगी, यानी कि 4 जगह पे। कहता आपने 139 की प्रोविजन नहीं फॉलो करी, आधार कोड नहीं करा आपने या पैन नहीं दे रहा, और जानबूझ के आपने आधार पैन कोड नहीं करा, और आपने गलत बता दिया, ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका पेनल्टी लगेगी। फेलियर टू कोड पैन और आधार नंबर इन डॉक्यूमेंट रेफर टू 139A(6)A ऑथेंटिकेट सच नंबर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन। कहता कि अगर आपने पैन और आधार कोड नहीं करा, जो कि 139A(6)A के अंदर ऑथेंटिकेट करना जरूरी था, तो हर एक डिफॉल्ट के लिए 10,000। उसके बाद 272B(2)B के लिए फेल टू इंश्योर दैट पैन आधार नंबर इज ड्यूली कोटेड इन द डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द ट्रांजेक्शन। अगर आपने इंश्योर नहीं किया कोई डॉक्यूमेंट्स के ऊपर पैन आधार नहीं है, तो हर एक डिफॉल्ट के लिए 10,000। फेल टू इंश्योर पैन हैज बीन ड्यूली ऑथेंटिकेटेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन रेफर टू, यानी कि 139A सबसेक्शन 5C के लिए और 139A सबसेक्शन CA के लिए जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, इसमें पैन और आधार का होना इंश्योर करना होना भी और इंश्योर करना भी कि कोड करे कि नहीं, ये मैंडेटरी था। उसके बाद क्योटिंग ऑफ आधार नंबर। कहता कोई भी आधार नंबर अगर आपने क्योट करना है तो मैंडेटरी क्योट करना पड़ेगा। एवरी पर्सन हु इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार नंबर इज मैंडेटरी टू क्योट द आधार नंबर ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2017 इन द एप्लीकेशन फॉर द पैन इन द रिटर्न ऑफ इनकम। तो रिटर्न प्लस पैन की एप्लीकेशन के लिए आपको आधार नंबर क्योट करना मैंडेटरी है। मैंडेटरी कोटिंग ऑफ एनरोलमेंट आईडी वेयर द पर्सन डू नॉट हैव आधार नंबर। कहता कि एनरोलमेंट आईडी, अगर कोई पर्सन के पास आधार नंबर नहीं है, ही इज रिक्वायर्ड टू क्योट एनरोलमेंट आईडी, यानी कि जिसमें एप्लीकेशन फॉर, मान लो आप अगर एप्लीकेशन देते हैं आधार की, तो एप्लीकेशन फॉर आधार के बीच में आपको क्या मिलता है, एक एनरोलमेंट आईडी मिलती है, जहां पे आपको एप्लीकेशन में बता दिया जाता है कि आपको ये आधार नंबर अलॉट होगा। तो वो ही अगर आप पैन नंबर में दे देंगे तो वो 28 डिजिट का होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर, किसी रेजिडेंट को इश्यू होता है। उसके बाद प्रेस्क्राइब अथॉरिटी को भी आपको देना जरूरी है, और वो अभी तक की जो लेटेस्ट डेट थी वो 31 दिसंबर 2019 थी। ये मैंडेटरी हो गया था कि आपको आधार नंबर देना जरूरी है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फेलियर, अगर आप फेल हो जाते हैं आधार नंबर देने के लिए तो परमानेंट नंबर जो है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा, तो आपके ऊपर जो पैन है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद प्रोविजन डू नॉट अप्लाई टू द सर्टेन क्लास ऑफ द पर्सन। कहता 139AA रिलेटिंग द क्यूट ऑफ पैन नंबर हाउएवर नॉट एप्लीकेबल टू द सच पर्सन। किन बंदों के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है? कहता जो भी बंदे असम, जम्मू एंड कश्मीर और मेघालय में रह रहे हैं, नॉन रेजिडेंट हैं और 80 ईयर से अबव हैं और सिटीजन नहीं है। ठीक है, तो इन 4 बंदों के लिए जो है वो एग्जम्पशंस दे रखी हैं। तो आप ये 4 याद रखेंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। कोई भी पर्सन जो असम, जम्मू एंड कश्मीर और मेघालय की स्टेट्स में रह रहे हैं, नॉन रेजिडेंट है इनकम टैक्स एक्ट के अंडर और 80 ईयर से ऊपर है किसी भी प्रीवियस ईयर में और सिटीजन नहीं है इंडिया के, तो यहाँ पे आपको आधार क्योट करना मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद ये जो बाकी की चीज़ें वो नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 में आपको देंगे। तो आज के लिए थैंक यू। आप हमारे को कोई भी प्रॉब्लम जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और ये चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डायरेक्ट एक्सेस जो है वो आपका पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। थैंक यू सो मच। अब आपको इसके बाद आई डोंट थिंक सो कि किसी ट्यूशन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपका यहाँ पे ही सारा काम हो रहा है।